चाहे वो स्टूडेंट ही क्यों ना हो, सबने अपनी हैसियत के हिसाब से कुछ ना कुछ दिया था। आज की तारीख में आप ये जान सकते हैं कि 3100 करोड़ रुपए जो हैं वो आवंटित किए गए हैं कोरोना के खिलाफ लड़ाई में। आपको हम ये भी बता दें कि आज केंद्रीय मंत्री, केंद्र सरकार के वरिष्ठ मंत्री रविशंकर प्रसाद हमारे साथ जुड़ रहे हैं, क्योंकि उनसे हम समझना चाहेंगे कि जब भारी भरकम शब्दों का इस्तेमाल होता है आर्थिक पैकेज लॉन्च करते हुए, बताते हुए, तो उसे हम सरल शब्दों में कैसे समझें। तो रविशंकर जी हमें बताएंगे, लेकिन उससे पहले जरा एक संपूर्ण विश्लेषण आपको दिखा देते हैं कि आज निर्मला सीतारमण जब लोगों के सामने आई और उन्होंने बताया कि एमएसएमईज के लिए क्या प्लान है उनके पास। प्रधानमंत्री ने कहा था कि आत्मनिर्भर भारत अभियान की शुरुआत होगी। तो एक तरह से समझ लीजिए कि आज निर्मला सीतारमण ने पहली किश्त का ऐलान किया है। पहले ये रिपोर्ट देखते हैं और उसके बाद हम बातचीत शुरू करते हैं। आत्मनिर्भर भारत बनाने में नरेंद्र मोदी प्लान की पहली किस्त सामने आई तो पहला ऐलान एमएसएमई सेक्टर के लिए हुआ। एमएसएमई सेक्टर को बूस्टर डोज मिले हैं। एमएसएमई सेक्टर का मतलब वो उद्योग धंधे जो छोटे और मध्यम स्तर के हैं, यानी जो बड़े उद्योग धंधे नहीं। ये वो सेक्टर है जिस पर कोरोना संकट का सबसे बड़ा असर पड़ा है। ऐसे में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की प्रेस कॉन्फ्रेंस में एमएसएमई सेक्टर के लिए 6 पॉइंट्स वाली राहत दी गई। I said there are 6 major steps for the MSMEs. The first one, there is a collateral-free automatic loan for MSMEs which is being provided. This will give facility up to 3 lakh crores. 25 crore outstanding for those MSME units for whom 25 crore is the outstanding loan, or 100 crores whose turnover will benefit from this. These loans will have a 4-year tenure and there will be a moratorium given for 12 months. इसके साथ ही संकट में फंसे करीब 2 लाख एमएसएमईज को 20,000 करोड़ रुपयों के फंड से मदद मिलेगी। साथ ही एमएसएमई सेक्टर के लिए 50,000 करोड़ के फंड ऑफ फंड्स का ऐलान किया गया है। फंड्स ऑफ फंड्स का प्रावधान किया गया है और इस फंड्स ऑफ फंड्स के माध्यम से 50,000 करोड़ की इक्विटी इन्फ्यूजन होगी। ये हम करने जा रहे हैं। इससे इन सभी अच्छा काम करने वाले मध्यम लघु सूक्ष्म उद्योगों को अपना आकार और क्षमता बढ़ाने का अवसर मिलेगा। और ये 20,000 करोड़ का गौण ऋण ये तनाव वाली एमएसएमईज को दिया जाएगा। सरकार के ऐलान के तहत अब एमएसएमई की परिभाषा भी बदल गई है, जिससे अब और ज्यादा उद्योग धंधे इस सेक्टर में आ जाएंगे और उन्हें सरकार के ऐलानों का फायदा होगा। जो नए लोन दिए जा रहे हैं, जैसे वित्त मंत्री ने कहा कि पिछले डेढ़ महीने में शायद 4 से 6 लाख करोड़ तक के नए ऋण दिए जा चुके हैं, जिनको की उद्योग अभी अवेल नहीं कर रहे हैं, क्योंकि वो इस बात का इंतजार कर रहे हैं कि लॉकडाउन खत्म हो और जैसे अर्थव्यवस्था चले तब उसको लोन के इनके जो ऋण ब्याज के दर होंगे वो वैसे भी कम होंगे। तो इसलिए मुझे लगता है कि एमएसएमईज को इस समय जो ये राहत दी गई है, जो पहुंचाया गया है, उससे मुझे तो लगता है कि बहुत सारे उद्योग इससे फायदा करेंगे। सरकार ने आर्थिक पैकेज में लोकल को वोकल बनाने के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के एजेंडे पर जोर दिया है। अब 200 करोड़ तक के प्रोजेक्ट्स पर ग्लोबल टेंडर नहीं निकलेंगे। इसका मतलब यह होगा कि बड़ी कंपनियों को अपने इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स में स्वदेशी कंपनियों के उत्पाद को शामिल करने की ओर बढ़ना होगा। सबसे बड़ा इसमें अनाउंसमेंट है 200 करोड़ रुपए तक का टेंडर जो है वो एमएसएमईज अब ग्लोबल कंपटीशन में नहीं रहेंगे। जो हमारे छोटे छोटे कुटीर उद्योग हैं अब वो टेंडर बड़े बड़ी इंडस्ट्री को खुद देंगे और उनके प्रोडक्ट्स कंज्यूम होंगे। उससे हमारे जो लोकल प्रोडक्ट्स हैं वो वोकल होंगे और उनको एक स्टैंड मिलेगा। ये अपने आप में बहुत बड़ा प्रोडक्शन है। राहत पैकेज में आज जो बड़े ऐलान हुए हैं उसके तहत संकट में फंसी बिजली कंपनियों को 90,000 करोड़ रुपयों की मदद मिलेगी। रेलवे, हाईवे, सीपीडब्ल्यूडी समेत सभी केंद्रीय प्रोजेक्ट्स के ठेकेदारों को 6 महीने तक की मोहलत मिलेगी।
रेरा के तहत रजिस्टर्ड बिल्डिंग प्रोजेक्ट्स को भी 6 महीने की मोहलत दी गई है। इन ऐलानों के अलावा टैक्स और पीएफ के ऐलानों से कर्मचारियों को फायदा पहुंचाया गया है। 15,000 रुपए महीने से कम तनख्वाह वालों के लिए 3 महीने यानी जून, जुलाई और अगस्त के पीएफ की रकम सरकार देगी। इससे 72 लाख से अधिक कर्मचारियों और 3,67,000 कंपनियों को फायदा होगा। इसके अलावा सभी कर्मचारियों के लिए 3 महीनों तक पीएफ पर कर्मचारी और कंपनी दोनों की हिस्सेदारी 12% से घटाकर 10% की गई है। टैक्स भरने वालों के हाथ में और पैसा देने के लिए 31 मार्च 2021 तक टीडीएस और टीसीएस की दर 25% घटा दी गई है। इस साल की आयकर रिटर्न भरने की आखिरी तारीख 30 नवंबर 2020 कर दी गई है। वो सभी नॉन सैलरीड पेमेंट वालों को, रेजिडेंट्स को, और टीसीएस रेट जो है उसमें 25% की कटौती की गई है। फाइनेंशियल ईयर 2020-2021 के लिए, और इससे 50,000 करोड़ रुपए का लगभग लाभ आम जनता को मिलने वाला है। सरकार ने गैर बैंकिंग वित्तीय संस्थानों, म्यूचुअल फंड्स के लिए 30,000 करोड़ रुपयों के फंड, गैर बैंकिंग वित्तीय संस्थानों के 45,000 करोड़ के आंशिक क्रेडिट गारंटी स्कीम 2.0 लॉन्च करने जैसे कदम भी उठाए हैं। 4 महीने से ज्यादा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो 20 लाख करोड़ के पैकेज देने की घोषणा की, उसके तहत वित्त मंत्री आगे भी अपने पिटारे से कई और घोषणाएं करने वाली हैं। दिल्ली से ऐश्वर्या पालीवाल के साथ आज तक ब्यूरो। रविशंकर प्रसाद हमारे साथ जुड़े हुए हैं। रविशंकर जी, बहुत स्वागत है आपका। दरअसल देखिए, प्रधानमंत्री ने कहा कि लोकल को ग्लोबल ले जाना है, तो हम सब तो ये मास्क लगा रहे हैं, देखिए एकदम लोकल मास्क है। मुझे लगता है कि जैसे ही दुनिया को मौका लगेगा, वो भारत के ऐसे चटक खिले हुए मास्क जरूर पूरी दुनिया में जाएंगे। लेकिन ये बताइए कि मेक इन इंडिया तो सरकार का प्लान बहुत समय से था, अब मेक इन इंडिया दोबारा रिटर्न कर रहा है आपदा में अवसर को तलाशते हुए, जैसा प्रधानमंत्री ने स्वयं कहा, या फिर जैसा कांग्रेस अपनी तरफ से इल्जाम लगा रही है कि सिर्फ रीपैकेज करने की कोशिश की गई है, कुछ नया नहीं? देखिए, कांग्रेस पार्टी के बोलने पर मुझे कुछ नहीं कहना है। हमें उम्मीद थी कि कोरोना के इस अभिशाप में वो राष्ट्रीय स्वर के साथ चलेंगे। अब वो नहीं चल रहे हैं तो उनकी राजनीति मुबारक। लेकिन आपने जो शुरू में बात दिखाई कि किस तरह से पीएम केयर फंड से पैसा जा रहा है मास्क के लिए, गरीबों के राहत के लिए, और किस तरह छोटे लोग भी, पढ़ने वाले छात्र भी पैसा दे रहे हैं उसमें, तो आपको श्वेता याद होगा कि लाल बहादुर शास्त्री ने कहा था कि उस समय अनाज की कमी थी, एक बार खाना छोड़ दो, और देश ने खाना छोड़ा था। और आज जब कोरोना की लड़ाई है तो देश इतने उत्साह से पीएम केयर में पैसे दे रहा है। देश जागता है, जगाने वाला होना चाहिए। दूसरी बात जो आपने बात की, तो एक बात समझिए, कल के जो पीएम का पूरा पैकेज है उसका संकेत क्या है? भारत को कोई आइसोलेशन में नहीं डालना है। आत्मनिर्भरता के माध्यम से भारत की अच्छी अर्थव्यवस्था, कॉम्पिटिटिव और प्रोफेशनल दुनिया की अर्थव्यवस्था के लिए जरूरी है, क्योंकि भारत आज उभर कर दुनिया की एक बड़ी इकोनॉमी बन रहा है। यह इसकी सोच है। अतः दुनिया की अर्थव्यवस्था को मजबूत करने के लिए भारत की अर्थव्यवस्था अच्छी हो, मजबूत हो, आत्मनिर्भर हो, प्रोफेशनल हो, यह इसकी सोच है। दूसरा एक बहुत महत्वपूर्ण विषय मैं आपसे कहना चाहता हूं। आपने सही कहा, ये कुछ कार्यक्रम पहले भी थे, लेकिन ये जो कोरोना की विपदा आई, ये तो इसे हमने नहीं बुलाया था। क्या आप कभी कल्पना की है कि 4 महीने तक देश में लॉकडाउन रहेगा, ये बीमारी रहेगी? लेकिन हुआ है। इससे लोगों को कठिनाई हुई है, दुकान दौरे बंद हुए हैं, कंपनियां, मैन्युफैक्चरिंग कारखाने बंद हुए हैं। तो अब क्या करना है? कोरोना के साथ लड़ते हुए सोशल डिस्टेंसिंग हो। और श्वेता, क्षमा करिए, मैं घर से बात कर रहा हूं इसलिए मास्क नहीं पहना हूं। मैं भी आप ही की तरह हिंदुस्तान के ही बने मास्क पहनता हूं। तो मेरा कहना क्या है कि आज उन्होंने एक बड़ी तस्वीर प्रस्तुत की कि देश को जगाना है, कोरोना से लड़ना भी है और भारत को आत्मनिर्भर बनाना है, और ये दोनों संकल्प साथ साथ चलेंगे। उसी की पहली कड़ी में अब जरा मुझे आपने विस्तार से अपनी रिपोर्ट में बताया है,
मुझे सिर्फ आप दो चीज बताएं दीजिए। ये लघु मध्यम सूक्ष्म जो उद्योग हैं, एमएसएमई, आज की घोषणा से 45 लाख एस्टेब्लिशमेंट को फायदा होगा। और इसमें चिंता क्या की गई है? कारखाने की, उनके लोन की, उनके लोन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की गारंटी की, एम्प्लॉयड प्रोविडेंट फंड की, बाकी कंस्ट्रक्शन क्षेत्र की चिंता की गई है कि 6 महीने के लिए तंग नहीं किया जाए। जो नॉन बैंकिंग कंपनी है उनकी चिंता की गई है, और बाकी टीडीएस में बात कही गई है। लेकिन प्रधानमंत्री जी ने कल और बात कही थी, और ये मैं आप बताना बहुत जरूरी है आज तक के चैनल पर, कि उन्होंने क्या कहा कि रेहड़ी वाले, पटरी वाले, हम उनकी भी चिंता करेंगे। और आपको एक बात स्मरण दिलाऊं, और आपके माध्यम से आपके दर्शकों को, कि 1,70,000 करोड़ में के पैकेज में पहले क्या दिया गया? हमने 80 करोड़ हिंदुस्तानियों को 5 किलो गेहूं, चावल और दाल दिया है। हमने लगभग 20 करोड़ माताओं को 500 रुपया दिया है उनके अकाउंट में डीबीटी के माध्यम से, और हमने 8 करोड़ परिवारों को 3 महीने का गैस दिया है। बाकी किसानों को मानधन दिया है, बाकी मजदूरों की चिंता की है। तो हमारा खाली कहना क्या है? मनरेगा के अपने मजदूरों का हमने वेतन भत्ता बढ़ाया है। तो इसको पूर्णता में देखना चाहिए। हम एमएसएमई का भी हाथ होल्ड करेंगे, हैंड होल्डिंग करेंगे, उनके माध्यम से प्रोडक्शन को आगे बढ़ाना है। हम गरीबों की भी चिंता करेंगे, और आगे जो आएगा तो उसकी प्रतीक्षा करिए। ये पूरा पैकेज भारत में एक नव जागृति लाएगा, ऐसा हमारा विश्वास है। रविशंकर जी, जो अलग अलग संगठन हैं वो कह रहे हैं कि ये बहुत अच्छा है और बहुत मदद इससे मिल जाएगी, लेकिन एक सवाल कुछ लोग, कुछ धड़े में खड़ा किया जा रहा है, वो ये कि ये राहत है एमएसएमईज को या कर्ज है? अगर कर्ज है तो क्या उसे पूरी तरह से राहत के तौर पर देखा जा सकता है? देखिए, इसे कहते हैं छिद्रान्वेषण, एक शब्द है ना। भारत सरकार ने उनके लोन को फ्रीज किया है कि नहीं? भारत सरकार गारंटी दे रही है कि नहीं? भारत सरकार ने एम्प्लॉय के प्रोविडेंट फंड में उनको सहारा दिया है कि नहीं? और क्षमा करिए श्वेता जी, एमएसएमई मुफ्तखोरी नहीं चाहते। एमएसएमई इस समय कठिनाई के अवसर पर चुनौती में सरकार के हाथ का सहारा चाहते हैं, और सरकार ने वो काम किया है। अब देखिए, मैं एक छोटी बात कहूंगा, 200 करोड़ रुपया तक के टेंडर में अब ग्लोबल टेंडर के बदले भारत की कंपनियों को पार्टिसिपेट करने का अवसर दिया गया है। ये कितनी बड़ी राहत है। और मैं आपसे एक और बात बताऊं, मैं इलेक्ट्रॉनिक भी देखता हूं। आज भारत में जब हमारी सरकार आई थी, सिर्फ 2 मोबाइल फैक्ट्री थी 214 में। आज 268 मोबाइल फैक्ट्री है। आज भारत, श्वेता जी, दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा मोबाइल निर्माता देश बन गया है। हमारा एम्बिशन क्या है? इसको नंबर 1 बनाना। और बाकी मेडिकल इलेक्ट्रॉनिक्स, डिफेंस इलेक्ट्रॉनिक्स, कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स, कंपोनेंट, क्लस्टर, तो ये सबके लगभग 50,000 करोड़ की स्कीम अनाउंस हो चुकी है। और आज आपके चैनल पर बड़ी विनम्रता से एक बात कहूंगा, मेक इन इंडिया के अंतर्गत भारत को हम इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट का एक बहुत बड़ा एक्सपोर्ट हब भी बनाने जा रहे हैं। बड़ी बड़ी कंपनियां भी आएंगी, और बहुत जगह प्रोडक्शन शुरू भी हो गया इस पूरे लॉकडाउन के बाद। तो अब ये, और मैं क्षमा करिए, मैं आपसे 1 मिनट और समय लूंगा। भारत में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की फैसिलिटी आनी चाहिए। इसमें हमने एक हैकाथॉन कराया, 2000 कंपनियां आ चुकी हैं, उनको हम उनकी समीक्षा करने जा रहे हैं। और हमारा जो C.DOT है हमारे टेलीकॉम विभाग का, उसका मैंने कल प्रेजेंटेशन लिया है। वो एक वर्ल्ड क्लास वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग सबसे लेटेस्ट प्रोविजन के साथ मेरे सामने प्रेजेंट किया। मैंने कहा इसको और फाइनलाइज करो। आज भारत में भारत का व्हाट्सएप वो बना रहे हैं, जिसमें पूरी सिक्योरिटी की व्यवस्था होगी सरकारी अफसरों के लिए, सेना के लिए, पुलिस के लिए। और मैंने कहा है इसको ऐसा बनाओ कि आम जनता भी इसका उपयोग कर सके। एक नए फीचर्स लाओ। वर्क फ्रॉम होम को मैंने स्थायी रूप से करने का निर्णय कर लिया है। 85% भारत की कंपनियां अब वर्क फ्रॉम होम से काम कर रही हैं IT के। तो ये सब काम हम कर रहे हैं आपकी जानकारी के लिए। जी नहीं, आपने बहुत सारे उन कदमों का भी विश्लेषण किया है कि किस तरीके से मजदूरों के लिए, दिहाड़ी मजदूरों के लिए, सबके लिए
पैसों का आवंटन किया गया है, वो सारी चीजें अपनी तरफ हैं, लेकिन क्या उसके बावजूद आपको वो तस्वीरें परेशान करती हैं कि उन कदमों के बावजूद जो केंद्र सरकार अपनी तरफ से कह रही है, उन तैयारियों इंतजामों के बावजूद कि ट्रेनें चल रही हैं, उसके बावजूद आज भी सड़क पर इतनी बड़ी तादाद में हमें मजदूर नजर आ रहे हैं? ये इससे श्वेता पीड़ा किसको नहीं होगी? मैं बिहार से आता हूं, आप भी उसी प्रदेश से आती हैं। हम लोग रोज डीएमएसपी से बात करके रिपोर्ट लेते हैं, ऊपर में रिपोर्ट देते हैं। लाखों की संख्या में मजदूर पहुंचे हैं, ट्रेनों से पहुंचे हैं, बस से पहुंचे हैं, कुछ अपने ऑटो और साइकिल से भी पहुंच गए हैं, कुछ लोग पैदल पहुंच गए हैं। उनको आइसोलेशन में रखना, उनकी चिंता करना, उनको क्वारंटाइन में रखना, अब ये बहुत पीड़ा की बात है। अब उनको जहां वो हैं वहां व्यवस्था तो की गई थी, लेकिन ये जो इस समय घर जाने की जो चाहत होती है, हम घर जाएंगे, अपने हम गांव जाएंगे। अब आपको मुझे आज एक बहुत रोचक जानकारी मिली जो मैं आपसे शेयर करना चाहता हूं। बिहार के एक जिले में लगभग 2000 ऐसे लोग पहुंचे हैं, अब जिले का मैं नाम नहीं लूंगा, क्षमा करिएगा, जो दर्जी में बहुत एक्सपर्ट हैं। भारत के विभिन्न इलाकों में दर्जी के रूप में काम कर रहे थे। अब वो आए हैं, अब वो एक संभावना है, उस संभावना को तलाशने की जरूरत है। लेकिन मैं बहुत ईमानदारी से स्वीकार करूंगा, वो चित्र बहुत ही पीड़ादायक है और प्रधानमंत्री जी ने स्वयं आग्रह किया है। और उसी के साथ आज मैं भी अपील करना चाहूंगा कि मेरे भाई जहां हो रुक जाओ, और नहीं तो ट्रेन से आओ, कृपया करके पैदल मत आओ। गृह मंत्रालय ने ऑलरेडी निर्देश दिया है कि उनके लिए बस की व्यवस्था की जाए, उनको उठाया जाए, खाने की व्यवस्था की जाए। और आज जब मैं आपसे बात कर रहा हूं श्वेता, तो मैं भी तमाम उस सड़क के किनारे, हाईवे के किनारे जो लोग हैं, उनसे कहूँगा उनको खाना खिलाएं, उनके चेहरे पर थोड़ी राहत दें। ये हम कोशिश करेंगे। मैं कभी नहीं कहूँगा कि वो जो सड़कों पर हैं उनके पैदल चलने से मुझे पीड़ा नहीं होती है, ये देश की पीड़ा है, लेकिन हम सबों को मिलकर इसे संभालना है, ये मैं आपसे आग्रह करूँगा। रविशंकर जी, एक और चीज जिस बिंदु पर आपकी आलोचना सरकार की हो रही है वो ये कि जहां पर पूरे देश का, पूरे साल का बजट एक दिन में लगभग 1-1.5 घंटे के अंतराल में ऐलान कर दिया जाता है, तो इस समय ऐसा क्यों हो रहा है कि 4 दिन तक बताने की जरूरत पड़ रही है कि एक योजना है 20 लाख करोड़, उसका इस्तेमाल कैसे कैसे होना है? स्वाभाविक है, हम चाहते हैं श्वेता जी हर दिन जनता को बताएं, जागृत करें। और जिस तरह से आप लोगों ने काम किया है प्रधानमंत्री की अपील पर, जनता ने, चाहे वो जनता कर्फ्यू हो या डफली बजाने की बात हो, थाली बजाने के समर्थन में, या देश के लिए ऊर्जा के लिए दीप जलाने की बात हो, वो करके दिखाया है। तो हम चाहते हैं जनता के बीच में जाए। और आपने देखा है कल प्रधानमंत्री की घोषणा के बाद सेंसेक्स कैसे उछला। और आज जब मैं बात कर रहा था तो मुझे बिहार के एक जिले में बात करने का अवसर मिला। वहां की जनता तक ये बात पहुंच गई है कि प्रधानमंत्री जी ने 20 लाख करोड़ का पैकेज की घोषणा की है। अब हम लोग को देश के आगे ले जाना है। फिर कहूंगा श्वेता जी, देश जागता है, जगाने वाला होना चाहिए। और आज कभी आपसे चर्चा करेंगे, आपके चैनल पर आपके साथ होनी चाहिए। भारत ऐसे विविधता भरे देश में, 130 करोड़ के देश में, अगर प्रधानमंत्री की अपील पर जनता 40 दिन लॉकडाउन करती है प्रभावी रूप से, तो ये देश के लिए बहुत बड़ी उपलब्धि है। और उन्होंने अगर देश से आग्रह किया है कि एक बार भारत को इस चुनौती में अवसर निकालेंगे, भारत को आत्मनिर्भर बनाएंगे, मेक इन इंडिया को नया मूवमेंट बनाएंगे, आओ देशवासियों उसमें जग जाओ, तो ये सब कुछ एक एक करके बताया जाएगा तो देश पूरा समझेगा और देश विश्वास करेगा। बहुत बहुत शुक्रिया रविशंकर जी हमसे बातचीत करने के लिए, क्योंकि जिस पैकेज का ऐलान हुआ है और जैसे धीरे धीरे उसका आवंटन हो रहा है, कैसे आज पहली किश्त थी, ये सारी चीजें, इसमें ये समझना बहुत जरूरी हो जाता है कि हर तबके को अभी कुछ कुछ इंतजार करना है, लेकिन देश एक लड़ाई लड़ रहा है और आगे की ओर हम बढ़ रहे हैं, उसमें योगदान हर एक व्यक्ति का बहुत जरूरी होता है। रविशंकर प्रसाद केंद्रीय मंत्री हमसे बातचीत कर रहे थे इसी मुद्दे पर। लेकिन एक तरफ है वो सहूलियतें जो सरकार की तरफ से दी गई कि फैक्ट्रियां खुलनी चाहिए, दूसरी तरफ वो पलायन की तस्वीरें आप देखते हैं जहां पर मजदूर अपने घरों की तरफ जाने की कोशिश कर रहे हैं। एक और तस्वीर इसमें उभरती है, मजदूर जब निकल जाते हैं, फैक्ट्री में प्रोडक्शन शुरू होना है तो हो क्या रहा है वहां पर।
एमएसएमईज की मदद के लिए आवंटन जरूर किया गया है, लेकिन उनकी समस्याएं क्या हैं? मैं ऐसी ही एक फैक्ट्री में गई जहां पर मैंने देखा कि किस तरीके से जहां कभी 90 मजदूर जो काम करते थे वो आज 12 मजदूर काम कर रहे हैं, और क्या चुनौतियां इस समय उनके सामने। लॉकडाउन में एक तस्वीर है मजदूरों के पलायन की और दूसरी तस्वीर है पलायन से बनी स्थिति की। हम इस समय नोएडा के एक ऐसी फैक्ट्री में हैं जहां पर ट्रांसफॉर्मर्स बनाए जाते हैं, लेकिन काम के नाम पर हमें परिस्थितियां कुछ ऐसी दिख रही हैं। गुरिंदर बंसल जी, जो कि एबीसी ट्रांसफॉर्मर्स को हेड करते हैं, क्या आम दिनों में भी ऐसी तस्वीर रहती है या आपके मजदूर बहुत कम हैं? नहीं मैम, आम दिनों में तो हमारे पास किसी वर्कर के पास फुर्सत नहीं होती है, और वर्कर हमारे पास 50-60 वर्कर होते हैं। आप देखिए, आप आज 5-7 वर्कर यहाँ हैं, 2-3 वर्कर वहाँ हैं, 10-12 वर्कर काम कर रहे हैं बस। अभी क्या कोरोना के लिए आपने कुछ स्पेशल सुविधाएं की हैं अपने कर्मचारियों के लिए? एज पर गवर्नमेंट नॉर्म्स हम पूरा उसको फॉलो कर रहे हैं। इसके एडिशन हम सब वर्करों की अपने कोविड-19 की इंश्योरेंस करा रहे हैं। ESI से कवर्ड है, फिर भी हम इसका एडिशनल इंश्योरेंस करवा रहे हैं। ये जो मजदूर हैं ये आपके लोकल हैं या बाहर से आए हुए हैं? बाहर से आए हुए हैं जी। तो ये बताइए कि आप कहाँ से हैं और क्या यहाँ पे ख्याल रखा जाता है कोरोना के? ऐसे तो हम बिहार के रहने वाले हैं, रहते हैं यहाँ पर गाजियाबाद शालीमार गार्डन में, साहिबाबाद में। यहाँ पर कारखाना में आते समय सबसे पहले गेट पर हमें एंट्री करने से पहले टेम्परेचर लिया जाता है, उसके बाद गेट पर सैनिटाइज होकर के उसके बाद अंदर आते हैं। कारखाना में काम करने के दरमियान पूरा जो है अपना सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल रखते हैं। कोई आदमी एक दूसरे से पूरा प्रयास रहता है कि 2 गज की दूरी पर ही रहें। यहाँ तो लगातार प्रोडक्शन चल रहा था, यानी किसी को नौकरी से निकाला नहीं गया, सबके पास रोजगार था, लेकिन लोगों ने चुना कि वो वापस जाएंगे। आपके हिसाब से सही फैसला था? गलत? नहीं, घर बिहार जाने का फैसला तो गलत था, क्योंकि यहाँ रहने पर हमें मेडिकल सुविधा भी है, जो भी है वो बिहार के अपेक्षा, चाहे जो भी लोग जहाँ गांव पर रहते हैं उसके अपेक्षा तो यहाँ बेहतर है। यहाँ किसी तरह की दिक्कत होगी तो हर समस्या का समाधान है, लेकिन यहाँ से पलायन करने के बाद वहाँ जाने के बाद तो और दिक्कत है। वहाँ जाने के बाद लोग महामारी फैल जाएगा। ये सब सोच करके हम लोगों ने ये तय किया, और जो हमारे मिलने जुलने वाले हैं उनको भी कन्विंस किया कि घर जाने से कोई फायदा नहीं है। यहाँ पर आप लोग रुके, आप कहाँ के रहने वाले हैं? बिहार के। बिहार के रहने वाले हैं। इतने लोग पलायन कर रहे थे, आपको लगा कि एक बार आप लोग भी गांव की तरफ निकले, या आपको लगा शहर में ठीक है? यही ठीक है। यही ठीक है। हाँ। क्या आपको लग रहा है कि किस तरीके से अब मजदूर वापस आ पाएंगे या आप फ्रेश हायरिंग शुरू करेंगे? मैम, हम उम्मीद करते हैं कि ये लॉकडाउन ख़त्म होने के बाद अगर ट्रांसपोर्ट चल जाती है तो कुछ वर्कर तो वापस आने की उम्मीद हम करते हैं, उनसे हमारा कॉन्टैक्ट हो रखा है। अगर ट्रैफिक उस तरीके से नहीं खुलता है, ट्रांसपोर्ट नहीं खुलता है, तब आपने क्या सोच रखा है? कैसे? आपको काम तो करना ही पड़ेगा। मैम, फिर नई रिक्रूटमेंट देखेंगे, अगर मिल पाई तो, नहीं तो काम तो बंद है। क्या मजदूरों के बिना काम तो चल नहीं पाएगा। आसपास की फैक्ट्रीज का भी यही? सब फैक्ट्रियों का यही हाल है। कितना आपका टर्नओवर था, कितना उसका नुकसान? मैम, हमारा टर्नओवर लगभग 50 CR का है। आप समझिए 50 CR का होने का मतलब 4 CR मंथ की सेल थी। 2 मंथ की सेल हमारा 8 CR का हमारी सेल खत्म हो गई। हर सिक्के के 2 पहलू होते हैं। यहाँ लॉकडाउन में एक सिक्के का एक पहलू ये कि मजदूर पलायन करना चाह रहे थे, दूसरा पहलू ये कि अगर फैक्ट्रीज हैं तो वहाँ पर अभी कामकाज उस पैमाने पर नहीं हो पा रहा है, और आने वाले दिनों के लिए यहाँ पर स्थानीय तौर पर ही देखना होगा कि और कौन जुड़ सकता है। तो अर्थव्यवस्था का जो पहिया है वो लॉकडाउन में थोड़े से उस ऑयलिंग की मांग कर रहा है। कैमरा पर्सन सैयद मोहसिन के साथ श्वेता सिंह, नोएडा आज तक। तो इसलिए कामकाज शुरू तो हुआ है, लेकिन रफ्तार अभी थोड़ी सी बाधित ही रहेगी, ऐसा लग रहा है अमूमन हर तरफ देखकर। बहरहाल इस समय हमारे साथ CPIM के महासचिव सीताराम येचुरी जुड़ रहे हैं। येचुरी जी, स्वागत है आपका। सबसे पहले तो आपकी प्रतिक्रिया मैं जानना चाहती हूँ जो सरकार की तरफ से पैकेज की पहली किश्त का ऐलान किया गया। पहली बात तो ये है, इसके अंदर कोई राहत नहीं है। आज हमें राहत चाहिए। हमारे जो मजदूर भाई है, जो पिछले कई महीनों से ज्यादा वो जो है पैदल चल रहे हैं अपने गांवों तक पहुंचने के लिए, हजारों किलोमीटर। कई लोगों ने अपनी जान गंवाई, उनके लिए कोई राहत नहीं इस पैकेज में। आज हमारे देश के अंदर बेरोजगारी, लॉकडाउन शुरू होने से आज तक 14 करोड़ लोगों के नौकरियां गई। 80% लोग जो नौकरी में थे अपने अर्बन सेंटर में, शहरों में, उनकी नौकरियां गए। उनके लिए कोई राहत नहीं।
आज देश के अंदर भूखमरी हो रही है। आप देख रहे हो रिलीफ कैंपों में किस तरीके से भीड़ लगती है। थोड़ा बहुत जो प्राइवेट लोग जो जाकर वहां पर दान करने के लिए जाते हैं खाना देने के लिए, तो उन लोगों के लिए अनाज देना, आपके गोडाउनों में आज तकरीबन 8 करोड़ टन आपके सेंट्रल गोडाउनों में सड़ रहा है। वो अनाज वो तो पहुंचाइए गरीब तक, वो नहीं हो रहा है। तो और आज आपके राज्य सरकारें जहां पर ये वो लड़ रहे हैं इस महामारी के खिलाफ, उनको जो है साधन पहुंचाकर उनके हाथ मजबूत करे ताकि इस महामारी से हम जीते। पर सरकार की तरफ से ये कहा जा रहा है येचुरी जी कि जो राज्यों को मिलने वाला पैकेज है उससे कंफ्यूज कर रहे हैं इस पैकेज को, जो विपक्षी पार्टियां हैं वो। जी नहीं, अब पूरे देश के सामने क्या है सबसे बड़ा हमारा लक्ष्य? हमारा लक्ष्य क्या है आज? हमारा लक्ष्य आज होनी चाहिए इस महामारी से लोगों को बचाना और महामारी को हराना। अब इस लक्ष्य से अब अलग हटके कुछ और बातें करने लोगों को, ये क्या संदर्भ है? पर सरकार की तरफ से ये कहा जा रहा है कि एमएसएमई को पैसे मिलेंगे और लोगों को नौकरी मिलेगी। अगर ये एमएसएमई को आपने कोई राहत नहीं दी, एमएसएमई को कहा कि आप कर्जा ले सकते हो बैंकों से, और बैंकों से कर्जा जो ले सकते हो उसके ऊपर सरकार जो है 4% ब्याज का गारंटी देगी, बाकी सब उन्हीं को अदा करना है। अगर पैसे इकट्ठा कर दे, पूंजी आप जो है एमएसएमई को देने के लिए तैयार हो जाओ, तो वो पूंजी लेकर वो क्या करेंगे? वो पूंजी लेकर वो जो उत्पादन करेंगे, वो उत्पादन को खरीदने वाला कौन है भाई? किसके हाथ में है पैसा? अब जो एक खरीदेगा ही नहीं, लोगों के हाथ में खरीदने की ताकत ही नहीं है, तो उत्पादन करके क्या करोगे आप? कौन होगा वो आकर उत्पादन करेगा जब उसका उत्पादित वस्तु की बिक्री नहीं होगी? अब किस दुनिया में रह रहे हैं ये सरकार अपनी? पहले लोगों के हाथ में खरीदने की क्षमता बढ़ाइए। इसलिए हम कह रहे हैं कि जो इनकम टैक्स नहीं भरता है उस परिवार को 7,500 रुपए डायरेक्ट कैश ट्रांसफर करिए हर महीने अगले 3 महीने तक। आज हमारे देश में भूख से जो मर रहे हैं उनको 10 किलो अनाज हर व्यक्ति को हर महीने अगले 6 महीने तक दीजिए। जब इनके हाथ में कुछ साधन होगा, इनके हाथ में कुछ क्षमता होगी, तभी ना भाई कोई एमएसएमई काम कर सकेगा। भूखे है, बेरोजगार है, इनको वो चले गए अब अपने अपने गाँव में। आप समझ रहे हो कि वो फौरन लौट आएंगे एमएसएमई में काम करने के लिए? जी, उनके लिए कोई सुरक्षा है वापस आकर काम करने पे? उनकी हिफाजत होगी? जिन चीजों की आप बात कर रहे हैं, आने वाले दिनों में, आज तो पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, पहली बार बताया जा रहा था कि क्या क्या किया जाएगा। 20 लाख करोड़ के पैकेज की बात हो रही है। आने वाले दिनों में आपको नहीं लगता कि उसकी घोषणा हो जाएगी, बाकी क्षेत्रों की बात हो जाएगी? प्राथमिकता ये होनी चाहिए अपने देश के लोगों को बचाना, उनका भूख मिटाना, और प्राथमिकता ये होनी चाहिए हमारी, जैसे अर्जुन का तीर का निशान सीधा सीधा वो आंख में जाता है, वो आंख के अलावा और कुछ नजर नहीं आना चाहिए। हमें भी और कुछ नजर नहीं आना चाहिए। इस महामारी से हम अपने को कैसे बचाएं, इस महामारी को कैसे हम हराएं, वो निशाना सरकार की चूकी। हमारे देश के लोगों के लिए कोई ना हमदर्दी, कोई ना उनके लिए जो एक जिम्मेदारी उनकी जिंदगी को बचाने के लिए जो सरकार की होनी चाहिए, वो उससे शुरुआत होनी थी। अगर वो नहीं हुआ तो अगले प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी कोई उम्मीद हमें नजर नहीं आती। लेफ्ट नेता सीताराम येचुरी महाभारत का उदाहरण दे रहे हैं और कह रहे हैं जिस तरह से अर्जुन ने मछली की आंख पर निशाना साधा था, कुछ इस तरह की होने की आवश्यकता थी। बहरहाल वो समानताएं छोड़िए, आप ये देखिए कि सरकार की तरफ से पहले दिन ये ऐलान किए गए थे। आने वाले दिनों में क्या ऐलान किए जाते हैं वो अभी देखना होगा, क्योंकि हर वर्ग की बात की जा रही है और आज केवल एमएसएमई को मुख्य तौर पर उनकी बात की गई है। बहरहाल एक तरफ हमारा देश है जो आर्थिक पैकेज का ऐलान कर रहा है, किस तरीके से देश संभल सकता है, कोरोना से लड़ाई कैसे लड़े, और कमोवेश दुनिया भर के अधिकतर देश यही कर रहे हैं कि किस तरीके से कोरोना के संक्रमण से लड़ें। लेकिन पाकिस्तान क्या कर रहा है? पाकिस्तान कर रहा है एलओसी पर लगातार फायरिंग, आतंकियों की घुसपैठ कराने की कोशिश। चीन क्या कर रहा है? हम देख रहे हैं कि एलएसी पर अलग अलग जगहों पर
टकराव की बात सामने आती है, चीन के हेलीकॉप्टर्स उड़ते हुए नजर आते हैं। इन सारी चीजों पर और स्पष्टीकरण के लिए और विस्तार से जानने के लिए हमारे संवाददाता मंजीत सिंह नेगी ने आर्मी चीफ नरवणे से, जनरल नरवणे से बातचीत की है। सुनिए। हमारे साथ सेना प्रमुख जनरल एमएम नरवणे साहब हैं। जनरल साहब, आपने हाल में उत्तर पूर्व सीमा का भी दौरा किया, कश्मीर घाटी का भी दौरा किया। हमने देखा कि दोनों सरहद पर इस वक्त काफ़ी गतिविधि हम देख रहे हैं, चीन की तरफ से भी और पाकिस्तान की तरफ से भी। मैं ना सिर्फ नदन कमांड, लेकिन इस महीने के शुरुआत में मैं ईस्टर्न कमांड में भी गया था, सिक्किम के एरिया में, और अभी आज मैं साउथ वेस्टर्न कमांड, वेस्टर्न बॉर्डर, वहाँ से होते हुए आ रहा हूँ। और मैं ये कहना चाहूँगा कि हर जगह मैंने अपने जवानों से बात की है, ऑफिसर्स से बात की है, कमांडर्स से बात की है, और मुझे बहुत खुशी है कि सभी जगह हमारे जवान और ऑफिसर्स, उनका मनोबल बहुत ऊंचा है और पूरा अपना टास्क पूरा करने के लिए वो हर तरीके से तैयार हैं। और ये टास्क ना सिर्फ बॉर्डर को सुरक्षित रखना, लेकिन ये कोविड की बीमारी में जो भी हमने मदद करनी है हमारे देशवासियों के लिए, उनके भलाई के लिए या सिविल एडमिनिस्ट्रेशन की मदद के लिए, वो भी टास्क पूरा करने के लिए हम पूरे तरीके से तैयार हैं। जहाँ तक स्थिति है नॉर्दर्न बॉर्डर्स के बारे में, पिछले एक हफ्ते में कई रिपोर्टें आई हैं कि पीएलए और हमारे बीच में कुछ फेस ऑफ हुए हैं, skirmish जैसे चीज़ें हुए हैं। तो मैं इसके बारे में ये कहना चाहूँगा कि जो LAC है हमारे और चाइना के बीच, कई जगहों पर इस पर अलग अलग परसेप्शन है कि ये कहाँ से गुज़रती है, और इसीलिए हम अपने एरिया तक पेट्रोलिंग करते हैं, वो भी अपने एरिया तक आते हैं। और ये इसलिए ये कई बार हो जाता है कि एक ही टाइम एक ही जगह दोनों तरफ के दोनों पेट्रोलिंग पार्टियाँ पहुँच जाते हैं, और जब ऐसे होता है तो अक्सर ये फेस ऑफ हो जाता है। ये फेस ऑफ कोई नई चीज़ नहीं है, ये पहले भी होते हुए हैं, और इसे निपटने के लिए हमारे प्रोटोकॉल पहले से हैं। वो अगर उस पेट्रोल के लेवल पर ये मामला सुलझा नहीं जा सकता तो फिर डेलीगेशन लेवल मीटिंग होते हैं, हाईएस्ट मिलिट्री लेवल कमांडर मीटिंग होते हैं, और उस वक्त आपस में बातचीत करके एक दूसरे के पॉइंट को समझते हुए फिर दोनों साइड डिसएंगेज हो जाते हैं और मामला सुलझ जाता है। सर, एक सवाल, कश्मीर घाटी के जो हालात हैं वहाँ पर हमने देखा कि हाल के दिनों में काफ़ी ऑपरेशन सेना की तरफ से हुए, हमारे कई अधिकारी और जवान भी शहीद हुए हैं, आतंकियों को भी हमने जवाब दिया है। उसके पीछे क्या कारण मानते हैं? पाकिस्तान की तरफ से अचानक की गतिविधियाँ क्यों तेज हुई हैं? देखिए, हर साल जब मौसम सुधर जाता है और जब बर्फ़ पिघल जाती है, पासेस खुल जाते हैं, इन्फिल्ट्रेशन करना थोड़ा सा और आसान हो जाता है, तो हर साल अक्सर ऐसे अप्रैल मई के महीने में थोड़ी से जो टेररिस्ट एक्टिविटीज़ है वो थोड़े से बढ़ जाते हैं, और उसी के हिसाब से इस साल भी वैसे ही हुआ है। लेकिन इसमें कोई शक नहीं है कि पाकिस्तान अभी भी इसको टेररिज्म को सपोर्ट कर रहा है, उसका समर्थन कर रहा है। अभी भी LC के उस पार कई टेररिस्ट कैंप है, लॉन्च पैड है, और हर लॉन्च पैड में टेररिस्ट मौजूद हैं जो कि कोशिश करते रहेंगे कि वो इन्फिल्ट्रेट करें और JNK में आए और तबाही मचाए। लेकिन इसके ऊपर हमारी कड़ी नज़र है और हम ये ऐसा नहीं होने देंगे। सर, कल प्रधानमंत्री ने जो आर्थिक पैकेज की घोषणा की उसमें एक लोकल प्रोडक्ट की उन्होंने बात की। लोकल प्रोडक्ट को हमें वोकल होकर उनका प्रचार करना होगा। सेना के स्तर पर किस तरह से मेक इन इंडिया की बात की जा रही है? हालांकि काफ़ी जो हमारे मेक इन इंडिया के प्रोजेक्ट हैं इस वक्त चल भी रहे हैं। देखिए, सेल्फ रिलायंस और आत्मनिर्भरता के ऊपर हमारा पहले से जोर था, और कि पिछले 2-3 साल से हम इस पर जोर दे रहे हैं, और इसी का नतीजा है कि आज के डेट में जो हमने ऑर्डर दिए हैं पिछले साल, पिछले फाइनेंशियल ईयर में, उसमें 70 से 75% से ज़्यादा जो ऑर्डर इंडियन कंपनीज़ को ही गए हैं, टोटल नंबर्स में भी और वैल्यू में भी। और आने वाले समय भी हम इसको और भी बढ़ावा देंगे। बहुत धन्यवाद। तो जनरल
MM नरवणे साहब का कहना है कि खासतौर से चीन और पाकिस्तान से लगने वाली जो सरहद है वहाँ पर सेना अपनी जो SOP है उसके तहत पूरी तरह से मुस्तैद है और किसी भी कोई इस तरह की चिंता की बात नहीं है। जीतनेगी दिल्ली आज तक। तो जनरल मनोज मुकुंद नरवणे हर बात पर खुलकर अपनी राय रख रहे थे और पाकिस्तान की तरफ से हर चुनौती से निपटने के लिए तैयार है भारतीय सेना, ये बता रहे थे। बहरहाल बात स्वदेशी की करते हैं क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से लोकल के लिए वोकल होने की बात की जा रही थी, यानी कि जो लोकल है वो तभी ग्लोबल बन पाएगा जब उसके लिए सारे लोग वोकल होंगे। तो पहली आवाज कहां से उठी? गृह मंत्री अमित शाह ने यह तय किया कि जो भी CAPF का हिस्सा है, यानी जो केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल का हिस्सा है, उनकी कैंटीन में जो सामान बेचा जाता है वो स्वदेशी होगा। गृह मंत्री अमित शाह ने आज देश को यह बताया कि केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों की सभी कैंटीन्स में 10 लाख जवानों के लिए 1 जून से सिर्फ स्वदेशी प्रोडक्ट्स बिकेंगे। इससे लगभग 10 लाख CAPF कर्मियों के परिवार वालों के 50 लाख लोग स्वदेशी प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल करेंगे। CAPF में CRPF, BSF, CISF, ITBP, SSB, NSG, असम राइफल्स ये सारे शामिल होते हैं। हर साल इन कैंटीन से 2800 करोड़ रुपए का सामान खरीदा जाता है। गृह मंत्री अमित शाह ने ट्वीट करके यह बताया कि फैसला प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अपील के बाद लिया गया है। उन्होंने लिखा, मैं देश की जनता से भी अपील करता हूं कि आप देश में बने उत्पादों को अधिक से अधिक उपयोग में लाएं और अन्य लोगों को भी इसके प्रति प्रोत्साहित करें। हर भारतीय अगर भारत में बने स्वदेशी उत्पादों का उपयोग करने का संकल्प ले तो 5 वर्षों में देश का लोकतंत्र आत्मनिर्भर बन सकता है। यहां आपको यह भी सुनना चाहिए कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्वदेशी को बढ़ावा देने के लिए कल क्या कहा था। आज जो ग्लोबल ब्रांड्स लगते हैं वो भी कभी ऐसे ही बिल्कुल लोकल थे, लेकिन जब वहां के लोगों ने उनका इस्तेमाल शुरू किया, उनका प्रचार शुरू किया, उनकी ब्रांडिंग की, उन पर गर्व किया, तो वो प्रोडक्ट्स लोकल से ग्लोबल बन गए। इसलिए आज से हर भारतवासी को अपने लोकल के लिए वोकल बनना है। न सिर्फ लोकल प्रोडक्ट्स खरीदने हैं बल्कि उनका गर्व से प्रचार भी करना है। प्रधानमंत्री ने यही कहा है कि अगर शुरुआत में समर्थन मिल जाएगा, सपोर्ट मिल जाएगा स्वदेशी उत्पादों को, तो आगे चलकर अच्छा कर सकते हैं, लेकिन गुणवत्ता का ख्याल जरूर रखना पड़ेगा भारतीय कंपनियों को। एक ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, आप रहिए खबरदार। 20 लाख करोड़ के पैकेज का ऐलान कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया था। पहली किश्त के बारे में विस्तार से बताया आज निर्मला सीतारमण ने, जो कि MSME से जुड़ा हुआ था। अब कल क्या होगा, कल क्या ऐलान होंगे, उस पर भी नजर हमारी रहेगी। अभी के लिए इतना ही। देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए देखते रहिए आज तक। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।